मैसूर में आपका इस्तकबाल है, आपसे जो है आपके ख्यालात पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना। और मैसूर में आज मैं आई थी, बहुत ही अच्छा इस्तकबाल रहा। और इस्तकबाल पहले बड़ा नया इस्तकबाल रहा। मैं बहुत सारे जगह पर गई हूँ, बड़े बड़े गाड़ियों में वगैरह सब जो भी है, मगर ये इस्तकबाल जो है मुझे बहुत ही घोड़े की गाड़ी पर बहुत अच्छा लगा। और पहले बार मैं बैठी थी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और दूसरा, यहाँ के लोगों से मिलकर उनके खासियत को देखकर भी बहुत ही खुशी हुई। और शेर मैसूर के शहर में आकर मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ। जो बचपन से क्लासेस में पढ़ते थे वो हम जो है, आज मैं उस शहर में आई हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं जब नेक्स्ट आऊँगी तो सारे मैसूर के सीट हम जीते होंगे इंशाल्लाह। मैसूर में आपका एजेंडा क्या है? मैसूर में क्या एजेंडा है, जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम्स को दूर करना। और हमारा एजेंडा सबको यूनिफॉर्मिटी में लाना। ना मैसूर के लिए अलग एजेंडा है, ना बल्लारी के अलग लिए एजेंडा। पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, स्कूल्स के प्रॉब्लम, गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रॉब्लम। क्योंकि बातें करने से कुछ भी नहीं होता, हमको काम करके बताना है। अगर आप लोग सब साथ देंगे, सारे लोग यहाँ के सपोर्ट करेंगे, तो ये काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान और बिल्कुल पॉसिबल रहेगा। तो उसके लिए ये कोशिश है। कोशिश में लोग सोचते हैं कि ये नई कोशिश है, पुरानी कोशिश है, मगर कोशिश नई पुरानी नहीं होती। कोशिश कोशिश होती है, एक दिन सक्सेस और कामयाब होकर रहेगी। मैडम, महिलाओं और ख़वातीन के लिए आपके पास कैसे कैसे मुद्दे हैं, उन पे आप क्या करना चाहेंगी? महिलाओं के लिए तो मेरे पास पहला मुद्दा तो महिला का ही है। जो महिलाओं का सपोर्ट का मतलब क्या है कि महिला को जो आज कम नज़र से देखा जाता है, मैं ये बताना नहीं चाहती कि महिला बड़ी बेचारी है, इसकी मदद करो, इसको थोड़े पैसे दे दो, इसको ट्रस्ट के तरफ से हेल्प कर दो, इसे पीछे की सीट में बिठा दो, आगे की सीट में। मैं ये नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला बहुत ताकतवर है। महिला 10,000 मर्दों के बराबर भी काम कर सकती है। अगर एक महिला ठान लेती है तो मैं चाहती हूँ वो महिलाएं जो अपने जो भी उनके अंदर जो टैलेंट है उसको छुपा के घरों में बैठे ही, वो महिलाएं बाहर निकल कर आएँ और वो पॉलिटिक्स में आएँ और वो टिकट लें और वो पोस्ट लें, काम करें और वो जीतें। मैं महिलाओं को आवाज़ दे रही हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप भारत को बना सकते हो, देश को बना सकते हो, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है। मैं यही महिलाओं को बताऊंगी और महिलाओं को मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं हर वो बच्ची की आवाज़ बनूंगी जिसको माँ के पेट में मार दिया जाता है। मैं हर वो औरत की आवाज़ बनूंगी जिसको डौरी के ऊपर मार दिया जाता है। हर वो औरत की आवाज़ बनूंगी, जो हर वो बच्ची की आवाज़ बनूंगी जिसको छोटी छोटी उम्र में तकलीफ़ें लड़की करके उसको लेबर बना दिया जाता है। मैं सारे बच्चियों की आवाज़ बनकर उनको एम्पावरमेंट में लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैम, ट्रिपल तलाक के बारे में आप क्या? जी, ट्रिपल तलाक के बारे में मेरी राय पहले भी मैंने बताया था। ट्रिपल तलाक जो ज़्यादती है, यानी जो कानून में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे दे दिया, कोई फेसबुक पे दे दिया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये हमारा इस्लाम ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं सिखाता है और कोई भी मज़हब ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं सिखाता है। जो इस्लाम में जो मज़हब ने सिखाया है वो तरीक़ा तलाक़ का अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसमें किसी को दखल अंदाज़ी करने का राइट नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान यही कहता है कि हर इंसान अपने मज़हब के तरीक़े से चले, तो उसमें कोई भी इंटरफेयर करना मैं तो उसको बिल्कुल बुरा समझती हूँ। और ट्रिपल तलाक़ की बिल के लिए वो जो क्या है क्रिमिनल सज़ा, उसे 3 साल की नॉन बेल वारंट निकालना, उसका तो मैं कंडम करती हूँ। क्योंकि जब तुम ही कहते हो कि 3 तलाक होने के बाद तो औरत शौक से शौहर के साथ रहे, इसीलिए तो तुमने मना किया, तलाक नहीं हुई। अगर ये 3 साल जेल को जाएगा तो फिर खुशियाँ कहाँ रहेंगे? 3 साल अगर ये जेल को चले गया तो उसके माँ बाप का क्या होगा, उसको क्या होगा? और कुछ औरतें भी, कुछ बच्चियाँ मिसयूज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि इसने ट्रिपल तलाक बोल दिया, इसको अंदर डाल दो, तो वहाँ पर इंसानियत की नाइंसाफ़ी होती है। ये तलाक और खुला, ये शादी का मसला मियाँ बीवी के ऊपर होता है। उनको आज़ादी है, क्या रहना है, छोड़ना है, रखना है, नहीं रखना है, वो उनकी मर्ज़ी से होता है। उसके लिए फैमिली कोर्ट है, उसके लिए मजहबी लोग हैं, उसके लिए कुरान है, सब कुछ भी है उसमें जो है, सब सही बताया है। तो मैं ट्रिपल तलाक के बारे में यही बोलती हूँ, एक बेकार सा मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। और मैं ये भी कहती हूँ कि भारत के जो मुसलमान ही 95% मर्दें अपनी बीवी को जो है अगर छोटी सी चिमटी भी काटे तो बर्दाश्त नहीं करते, इतना प्यार करने वाले भी हैं। हाँ, 2% कोई नाइंसाफ़ी करने वाले हैं, उनको सीधा पकड़ो और उनको बात करो, उनके लिए इंसाफ करो। तो पूरे भारत में इस बात को चेंज करना, और औरतों की इंसाफ नहीं मिल रही है, वो भी खासकर से मुसलमान मर्दें ही इंसाफ नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है और ये कोई बात नहीं है। जो ज़्यादती है उसके लिए मैं ये थैंक यू। जब आप मैसूर आने वाले थे, जब यहाँ पे खबर फैली जी, तो यहाँ पे अफवाहें उड़ गई कि ये जो है मोदी की पार्टी है, एक औरत दिल्ली जाके इतनी जल्दी से कैसे एक पार्टी जो है रजिस्टर करवा के आएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है और हमें क्लैरिफिकेशन दे दो। जी,
हर पढ़ा लिखा इंसान ये बात समझ सकता है। अगर पार्टी मोदी की है तो नेशनल पार्टी बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं होती है। अगर पार्टी कांग्रेस की होती तो मुझे नेशनल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेशनल पार्टी बनाने के रिक्वायरमेंट होते हैं, वो रिक्वायरमेंट को मैंने पूरा किया। 5 साल पहले से इसका काम चलता था, आज नहीं। आज ये मंजर आम पे आया है और इसका सिंबल जो है हीरा मिला है। और मैं चाहती हूँ कि हीरे के ज़रिए से पूरे दुनिया में रोशनी पहुँचे। लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मैं किसी से नहीं मिली हूँ, क्योंकि वो लोग पीछे भी देख लेंगे। ना मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत है, ना मैं मिलूंगी, ना मैं बिकूंगी। मैं ये पार्टी को लेके जाऊंगी, इंसाफ के लिए लड़ूंगी जब तक आखिरी सांस है। मोदी गवर्नमेंट को क्या मार्क्स देते हैं? मैं कुछ भी मार्क्स क्या दूंगी मोदी गवर्नमेंट को। अभी मैं तकरीर में भी बता रही थी कि मोदी गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसले ऐसे रहे कि वो फैसले लोगों के लिए बड़े नाइंसाफ़ी के फैसले रहे। जैसे अचानक नवंबर 8 को जो है नोटबंदी कर देना, तो मेरे पास 3-4 हज़ार औरतें आए थे। उनको क्या मालूम, वो सेंट्रल में रहते ही कहते हैं देश बदल गया, डिजिटल हो गया, देश में बहुत फ़ायदा आ गया। तो मेरे पास वो औरतें आकर 10-10 हज़ार 20 हज़ार अपने हाथों में ला के जस्ट 3 मंथ्स बिफोर रो कर उन्होंने डाला। बोले कि हमारे अकाउंट्स नहीं है, हमारे घर नहीं, एड्रेस नहीं, तो बैंक काम बनेगा, ना हमारे कोई कार्ड है। तो हमने कौन सा जो है वो ये कर दिया, ब्लैक मनी लेकर आ गए। तो अच्छा तुमने नोटबंदी तो हो गई, कहा एक किसी को ब्लैक मनी वाले को पकड़ लिया, वो लिस्ट है हमारे पास। इतने लोग लाइन में खड़े हो गए, इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने जान दे दिया, क्या क्या हो गया। लोग खाने को भूखे मर गए, पानी को भूखे मर गए। इतनी तकलीफ़ों का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। अकाउंटों में पैसे आना चाहिए और ब्लैक मनी वापस होना चाहिए। मुझे 4 लोगों का नाम बताओ जिसका ब्लैक मनी पकड़ लिया गया हो, बताओ, कोई बता सकता है? सेंट्रल के पास क्या इसका जवाब है? बिल्कुल नहीं है। जीएसटी का फॉर्म करना, जीएसटी में पहले जो है सीएस के पास जो बिजनेस करने वाले लोग थे, वो साल में एक बार ही बहुत हरास हो रहे थे, साल में एक बार ही बहुत ही हरास हो रहे थे। जाकर ये करना, बिल सबमिट करना, सब कुछ। अब तो महीना महीना बैठना। छोटे मोटे जो लाख रुपये 2 लाख रुपये टर्नओवर के कंपनीज वाले 4,50,000 कंपनीज 2017 में बंद हो गए और एक एक कंपनी में 5-5 लोग जॉब करते थे, 6-6 लाख। अगर वो हिसाब डाल लेंगे तो हज़ारों के बच्चों की जॉब चले गई जो छोटे छोटे कंपनी में करते थे। तो मैं कहती हूँ अगर भारत को भलाई करना है तो मैं ना उसको बुरा कहूँगी ना इसको बुरा। जो बुरा काम करेगा मैं उसको ज़रूर से ज़रूर बुरा कहूँगी। और खासकर से जो है कि उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है ये देखना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सरकार को फैसला लेने से पहले प्रजा का क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, इससे उनको क्या पहुंचेगा ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस आगे मैसूर की जनता के लिए आप क्या करेंगे? मैसूर की जनता के लिए इंशाअल्लाह अगर आप मैसूर की जनता मुझे साथ देगी, एमईपी आ जाएगी, तो आप मैसूर को जो है इंटरनेशनल लेवल में देखोगे। 5 साल के बाद मैसूर ऐसा टूटा फूटा नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ये टीपू सुल्तान का शहर है। इसको हमें एक तारीखी शहर बनाना चाहिए, इसको एक यादगार शहर बनाना चाहिए। ये टूटा फूटा नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा।